नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीपी स्टडी ट्यूब पर। जनरल साइंस की मास्टर क्यूज सीरीज की शुरुआत की गई है और इस सीरीज में कुल 2500 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्यूशन किया जाएगा। यह वीडियो इस सीरीज का 15वां भाग है और प्रत्येक भाग का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 15वां भाग। 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए, आवर्तकाल t होता है 2π√L/g। तो इस फार्मूले से देखिए तो भार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता आवर्तकाल t पर। तो एक बैठे या 10 बैठे, इससे इसके आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आंसर अपरिवर्तित यानी सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, तो किसी भी सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है वो 2 सेकंड का होता है, 2 सेकंड, इसलिए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सेकंड। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, तो किसी केशिका नली में जल का ऊपरी सतह उत्तल लेंस के आकार का होता है। उत्तल लेंस आप चित्र में देख सकते हैं कि केशिका नली में जल का ऊपरी सतह उत्तल के आकार का है, उत्तल आकार में है, तो इसलिए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, तो द्रव का घनत्व जब अधिक होता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव में वृद्धि होती है, यानी पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाता है। आइए देखते हैं पृष्ठ तनाव से संबंधित मुख्य बातें। पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन। तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा देख लेते हैं। तो पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है, अर्थात लिक्विड यानी द्रव का ऐसा गुण जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है। यानी वो द्रव चाहता है कि वो अपने स्थान को कम से कम घेरे या न्यूनतम स्थान घेरे, ऐसा क्षेत्रफल बनाए को न्यूनतम हो जाए। तो ऐसी चेष्टा करने वाले द्रव को ही उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो सिंपल भाषा में पृष्ठ तनाव किसी द्रव का ऐसा गुण है जिसके कारण वो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। और इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। टी पृष्ठ तनाव टी बराबर होता है बल बटे लंबाई, यानी फोर्स बटे लेंथ। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाता है बल फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, और लंबाई यानी मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड (-2) लिखते हैं, और मीटर यानी मीटर। तो यहाँ पे देखिए आप मीटर से मीटर कट गया, तो यहाँ आपका बचा केवल केजी सेकंड (-2). तो पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाता है केजी पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, या केजी सेकंड (-2) भी कह सकते हैं। तो इसकी बीमीय सूत्र निकालेंगे आप, तो देखिए केजी को मीटर कहते हैं और सेकंड यानी टाइम टी से प्रदर्शित करते हैं बीमीय सूत्र में। तो पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र हो गया m(t)⁻²। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुमंडलीय दाब घटता चला जाता है, इसलिए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बी। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटती जाती है, सही उत्तर हो जाएगा घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। यहाँ 6 दिया हुआ है, यह गलत है। तो एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। आइए पास्कल से संबंधित विभिन्न मात्रकों को देख लेते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पी यानी प्रेशर, तो प्रेशर का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। बार तथा मिली बार, तो ऋतु विज्ञान में वायुमंडल के दाब को प्रायः बार या मिली बार के में प्रदर्शित किया जाता है। तो ऋतु विज्ञान से संबंधित जो वायुमंडलीय दाब को हम लोग प्रदर्शित करते हैं वो बार में व्यक्त करते हैं या मिली बार में प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार बराबर जो होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसी को हम 10⁵ पास्कल बोलते हैं। और एक मिली बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल होता है। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 10⁵
पास्कल। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो किसी भी वस्तु का भार जो होता है यानी W, वेट जिसे बोलते हैं, किसी वस्तु का भार निर्वात में सर्वाधिक होगा यानी सबसे अधिक होगा निर्वात में, इसलिए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा निर्वात। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कोई भी भू अस्थायी उपग्रह जो होता है वो पृथ्वी के चारों ओर कुल 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण होता है, ए ऑप्शन से हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आइए समझते हैं पलायन वेग। प्रश्न में पलायन वेग की बात कही गई है यानी एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौट कर नहीं आती है, वह वेग उस वस्तु का पलायन वेग कहलाती है। अर्थात यदि पृथ्वी से किसी वस्तु को इतनी वेग से फेंकें कि जो फिर से वायुमंडल में वापस ना आ सके यानी अंतरिक्ष में चली जाए, तो ऐसे वेग को हम पृथ्वी का पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं यानी पलायन वेग। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से यदि किसी वस्तु को आप फेंकेंगे पृथ्वी से तो अंतरिक्ष में चली जाएगी, वापस लौटकर नहीं आएगी। परंतु चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है वो 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी अगर चंद्रमा पर से 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से फेंकेंगे तो वह चंद्रमा पर वापस नहीं आएगी, वो भी अंतरिक्ष में चली जाएगी। क्योंकि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर होता है, इसीलिए वहाँ वायुमंडल नगण्य होता है, यानी चंद्रमा पर वायुमंडल की कमी है, बहुत कम वायुमंडल है। 11 नंबर प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो जब कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। भार यानी वेट परिवर्तनशील होता है, जबकि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर होता है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा परिवर्तनशील, ए ऑप्शन से हो जाएगा परिवर्तनशील। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों की गति को नियम को कैप्लर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, कैप्लर ने। आइए ग्रहों की गति से संबंधित कुछ नियम देखते हैं। प्रश्न में ग्रहों के गति के नियम के बारे में कहा गया है। तो देखिए यहाँ देखते हैं मुख्य बिंदुओं को। ग्रहों के लिए कैप्लर ने नियम दिया था, ग्रहों की गति के लिए कैप्लर के द्वारा नियम दिया गया था। पहला बिंदु यही है। दूसरा बिंदु, कोई भी ग्रह या उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह बात कोपर्निकस ने कही थी। तो देखिए कोई भी ग्रह या उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह बात कोपर्निकस ने कही थी। तो कोपर्निकस नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि कोई भी ग्रह या उपग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ग्रहों के लिए 3 नियम दिए गए थे। तो पहला नियम कक्षा का नियम यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट था, दूसरा नियम क्षेत्र का नियम यानी लॉ ऑफ एरिया था, और तीसरा नियम परिक्रमण काल का नियम यानी लॉ ऑफ टाइम पीरियड था। चलिए पहले नियम को देखते हैं, कक्षा का नियम देखते हैं। पहला नियम कक्षा का नियम, इस नियम के अनुसार कोई भी ग्रह या उपग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिनके फोकस पर सूर्य होता है और दोनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्षेत्र का नियम होता है। इस नियम के अनुसार दीर्घवृत्त पर कोई भी पिंड समान समय के साथ समान क्षेत्रफल तय करती है या कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित होती है यह नियम। आइए तीसरा नियम देखते हैं, परिक्रमण काल का नियम। इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल यानी टी का वर्ग सूर्य के माध्य दूरी के घन का समानुपाती होता है, अर्थात टाइम पीरियड टी के स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो आर के क्यूब के होता है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक जेट इंजन जो होता है वो रैखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, रैखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। बात आई है रैखीय संवेग संरक्षण, तो आइए समझते हैं रैखीय संवेग संरक्षण। रैखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इसके अनुसार यदि किसी निकाय या सिस्टम का कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो इस निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित होता है, यानी mv बराबर कांस्टेंट। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर
अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। तो देखिए, जब किसी गेंद को 45 डिग्री के एंगल पर आप फेंकेंगे तो वह सर्वाधिक दूरी तय करेगी। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का मुख्य कारण होता है घनत्व, इसलिए यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का मुख्य कारण क्या हो जाता है? घनत्व। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो प्रिज्म के द्वारा बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, इसलिए यहाँ बैगनी सही उत्तर हो जाएगा, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो आइए समझते हैं कि श्वेत प्रकाश स्रोत को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो किन रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, बै आ नी ह पी ना ला, यानी बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसी प्रकार जब वर्षा के तुरंत बाद सूर्य की किरणें पानी की बूंदों से होकर गुजरती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, उनका भी सेम यही क्रम होता है, इसी क्रम में वो भी विभक्त होती हैं। यहाँ यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ही है, और इसका जबकि सहायक कारण परावर्तन और अपवर्तन हो जाता है। तो याद रख सकते हैं आप कि बैनी, आह, पी, नाला ये क्रम हुआ, और जिसमें बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होने के कारण ये आधार की ओर होता है। तो देखिए, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो आप ये एक लाइन ये याद रखिए, इसको आप याद करके पूरा ये ट्रिक याद कर सकते हैं, यानी पूरा ये सीरीज याद कर सकते हैं। इससे बार बार प्रश्न पूछता है। आप नीचे से ऊपर की तरफ चलिए तो लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है, तो नीचे से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है। बाद बाकी कुछ भी हो, जैसे आवृत्ति हुआ, विचलन हुआ, प्रकीर्णन हुआ, अपवर्तनांक हुआ, ये सभी कम होते हैं, यानी यहाँ ज़्यादा होंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। एक एक करके ऊपर की तरफ जैसे जाएंगे तरंगदैर्घ्य को छोड़कर सभी कम होते जाएं। तो देखिए, अभी मैंने बोला कि बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो आधार में है। और सबसे अपवर्तनांक कम किसका हो जाएगा? तो सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग का होता है, और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का हो जाएगा, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का हो जाएगा। तो ये क्रम बस आप याद रखिए कि लैम्डा का तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, बाद बाकी आवृत्ति, विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक कम होते जाते हैं। और ये क्रम याद रखिए, बैनी, आह, पीनाला का, यानी बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इसी क्रम में आप इसको याद कर सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें सदैव अनुदैर्घ्य होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, और अनुदैर्घ्य तरंगों में संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। तो आप देखिए, अनुदैर्घ्य तरंगें कुछ इस प्रकार होती हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो भाग हुआ ये संपीड़न हुआ, और ये बीच वाला भाग जो दूर दूर है वो विरलन हुआ। फिर देखिए, ये संपीड़न यानी करीब करीब का जो कंपन है वो संपीड़न हुआ, ये दूर दूर का हुआ जो विरलन हुआ। तो इस प्रकार जो तरंगे होती हैं, इन तरंगों में संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है, तो इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों कुछ इस प्रकार होती हैं, इनमें श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। तो इस भाग को श्रृंग कहा जाता है और इस भाग को गर्त कहा जाता है। तो और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो कुल 7 प्रकार की होती हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो सबसे अधिक अस्थायी कण न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम के द्वारा प्रकाश तरंगदैर्घ्य का मापन किया जाता है। तो एंगस्ट्रॉम प्रकाश तरंगदैर्घ्य मापता है, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश तरंगदैर्घ्य। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है। तो श्यानता गुणांक की एसआई मात्रक पॉइज होता है, पॉइज, तो यहाँ उत्तर ए सही हो जाएगा। पास्कल दाब का एसआई मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है, वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक फैदम बराबर होता है। तो एक फैदम बराबर होता है 6 फीट, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, यहाँ सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक फैदम बराबर 6 फीट। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। तो टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, सोल्स, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सोल्स, तो यह सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है?
तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। गैसों के दाब की माप मैनोमीटर के द्वारा की जाती है। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैसों का दाब। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान है। तो केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 डिग्री केल्विन होता है। और सामान्य तापमान ऐसे अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलेंगे तो 310 केल्विन हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। घनत्व, जबकि उसके द्रव्यमान, आयतन और भार में परिवर्तन होता है, परंतु घनत्व नहीं बदलता है। तो घनत्व स्थिर होता है वस्तु की मात्रा बदलने पर। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में 25 प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए।